गैलीलियो एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक रहे हैं। उनका नाम विज्ञान और दर्शन दोनों की दुनिया में हमेशा लिया जाता है। उन्होंने विज्ञान को एक नई पहचान दी। गैलीलियो ने भौतिकी, खगोल और विज्ञान की पढ़ाई के तरीके में बड़े बदलाव किए। आज भी उनके काम पर बहस होती रहती है। उन्होंने कोपरनिकस के विचारों को आगे बढ़ाया और चर्च के साथ कई मुश्किलें भी झेली। यहाँ गैलीलियो की जिंदगी और उनके काम की एक झलक दी जा रही है, जिसमें उनके विचारों पर खास ध्यान है। गैलीलियो का जन्म इटली के पीसा शहर में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब विज्ञान जैसा कोई विषय नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी के आखिरी समय तक विज्ञान एक बड़ी चीज बन चुका था। उनके पिता विंचेंजो साधारण जिंदगी जीने वाले एक संगीतकार थे। माँ जूलिया का परिवार कपड़े के कारोबार से जुड़ा था। जब गैलीलियो छोटे थे, उनका परिवार फ्लोरेंस आ गया था। उन्होंने बचपन में घर पर और कुछ समय एक मठ में पढ़ाई की। वहाँ वे धर्म की ओर भी झुके, लेकिन फिर घर लौट आए। इसके बाद उन्होंने पीसा विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बीच में छोड़ दी। फिर वे गणित की पढ़ाई करने लगे। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद गैलीलियो ने फ्लोरेंस और सिएना में बच्चों को गणित पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कई बड़े गणितज्ञों से मिलना जुलना बढ़ाया और अच्छे संबंध बनाए। बोलोग्ना में उन्हें पढ़ाने का मौका नहीं मिला, लेकिन बाद में वे पीसा में गणित के टीचर बन गए। इसके बाद वे वेनिस के पादुआ विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे, जहां उन्हें ज्यादा वेतन भी मिलने लगा। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ यंत्र भी बनाए और गणित की क्लासेस देने लगे। इसी समय उनकी मुलाकात मरीना नाम की महिला से हुई, जिससे उनके 3 बच्चे हुए। पादुआ में रहते हुए गैलीलियो ने कई ऐसी खोजें की जो विज्ञान में उनकी सबसे बड़ी देन मानी जाती हैं। इसी दौरान उन्हें दूरबीन के बारे में पता चला। उन्होंने खुद की बनाई दूरबीन से आसमान की नई नई चीजें देखी और उसके बारे में एक किताब छपवाई, जिससे वे पूरी दुनिया में चर्चा में आ गए। इस किताब की खूब तारीफ हुई। रोम में भी उनकी खोजों को सही माना गया और उनकी खूब इज्जत की गई। उसी समय उन्हें एक बड़ी विज्ञान संस्था का सदस्य भी बना लिया गया। गैलीलियो ने अपनी किताब के जरिए टस्कनी के शासकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने बृहस्पति के चांदों के नाम मेडिसी परिवार के नाम पर रखे, ताकि उनकी मदद मिल सके। उनकी कोशिश रंग लाई और वे फ्लोरेंस में बड़े पद पर आ गए। उनकी बेटियां भी उनके साथ चली गईं, लेकिन बेटा और उसकी माँ वहीं रहे। एक समय गैलीलियो दरबार में रहते थे और अक्सर विज्ञान से जुड़ी बहसों में शामिल होते थे। उन्होंने तैरते हुए चीजों के बारे में एक किताब लिखी और धब्बों वाली चिट्ठियां भी छापी, जिसमें पहली बार उन्होंने खुले तौर पर कोपरनिकस के विचारों का समर्थन किया। उन्होंने अपने एक छात्र के जरिए चर्च के विरोध में भी बातें लिखी और एक चिट्ठी में अपने विचारों का बचाव किया। तब तक चर्च के लोगों को कोपरनिकस के विचारों से परेशानी होने लगी थी। गैलीलियो ने अपने विचारों के विरोध के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी चिट्ठी को एक बड़ी चिट्ठी में बदलकर औरतों तक पहुंचाया। इसके बाद वे रोम गए, लेकिन जल्दी ही चर्च ने कोपरनिकस की किताब पर रोक लगा दी। गैलीलियो को भी बुलाकर सख्त हिदायत दी गई कि वे इन विचारों का प्रचार न करें। कुछ साल बाद गैलीलियो ने धूमकेतु के बारे में एक किताब छापी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये चीजें चांद के नीचे की दुनिया से हैं। इसमें गैलीलियो ने बताया कि कुदरत की भाषा गणित है। इसमें छोटे छोटे कणों के बारे में भी कुछ लिखा था, जिसे देखकर कुछ लोगों ने शिकायत भी की, पर केस खत्म हो गया। उसी साल गैलीलियो के दोस्त पोप बने, तो गैलीलियो ने अपनी नई किताब पर काम शुरू किया, जिसमें 2 तरह की दुनिया के सिस्टम की चर्चा। इसमें एक तरीका पुराने समय का था, दूसरा कोपरनिकस का। गैलीलियो की किताब साफ तौर पर कोपरनिकस का समर्थन करती थी। किताब छपते ही चर्च ने उस पर रोक लगा दी और गैलीलियो को बुलाकर मुकदमा चलाया गया। गैलीलियो को आजीवन घर में रहने की सजा दी गई। इसी दौरान
गैलीलियो की बड़ी बेटी का निधन हो गया। उस समय वे अपनी आखिरी किताब पर काम कर रहे थे जो उनके पुराने खोजों पर थी। ये किताब चोरी छुपे बाहर छप गई। गैलीलियो की मौत के बाद उनकी कब्र का पता लंबे समय तक किसी को नहीं चला। गैलीलियो को लोग आज भी विज्ञान का हीरो मानते हैं। उन्होंने दूरबीन से चांद पर पहाड़, बृहस्पति के चांद, शुक्र के रूप और शनि के छल्ले देखे। उन्होंने पुराने माइक्रोस्कोप और थर्मामीटर जैसी चीजें भी बनाई। भौतिकी में उन्होंने चीजों के गिरने का नियम, चलती चीजों की सीधी चाल और गोले के रास्ते की खोज की। माना जाता है कि गैलीलियो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सच में प्रयोग किए। उन्होंने टावर से पत्थर गिराए, घड़ियां और झूलों से खेलते हुए समय के बारे में नए तरीके से सोचा। उनकी पहचान कोपरनिकस के विचारों के समर्थन और चर्च के विरोध के कारण भी बनी। एक साधारण संगीतकार के बेटे और बिना डिग्री के छात्र होने के बावजूद गैलीलियो ने अपनी मेहनत से बहुत बड़ा नाम कमाया। गैलीलियो के बारे में बहुत से लोगों ने अलग अलग राय दी है और कई बार विवाद भी हुए हैं। गैलीलियो के नाम और उनके काम का इस्तेमाल कई तरीकों से किया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ उनके काम के मायनों की बात की जा रही है। सोचने के नजरिए से गैलीलियो को कई बार अच्छे विज्ञान का उदाहरण माना गया है। कई लोगों ने उनके काम को 3 हिस्सों में बांटा है, जैसे उनके भौतिकी के खोज, उनके खगोल से जुड़े काम और उनके काम करने का तरीका। इस तरह उनके भौतिकी और खगोल के काम पर बातें होती रही हैं और कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि उनका तरीका किस सोच से जुड़ा था। कुछ लोगों का मानना है कि गैलीलियो ने गणित और प्रयोग दोनों पर जोर दिया। कुछ ने कहा कि वो पुराने विचारों के साथ आगे बढ़े, तो कुछ ने कहा कि वे बिल्कुल नए रास्ते पर चले। कई लोगों ने उनके काम को समाज और समय के हिसाब से समझने की कोशिश की। कुछ ने उनके काम में कारीगरों और इंजीनियरों की सोच देखी, तो कुछ ने सिर्फ गणित की अहमियत बताई। कुछ लोग कहते हैं कि गैलीलियो ने पुराने समय की खोजों से भी बहुत कुछ सीखा। लगभग सभी लोग मानते हैं कि गैलीलियो के भौतिकी, खगोल और उनके तरीके तीनों अलग अलग हैं और हर हिस्से का अपना महत्व है। हाल के समय में गैलीलियो के जीवन, उनके समाज और उनके आसपास के लोगों की संस्कृति पर भी चर्चा होने लगी है। गैलीलियो दरबार और चर्च के माहौल में कैसे काम करते थे, यह भी अब समझा जा रहा है। यहाँ उनकी भौतिकी और खगोल की खोजों का एक सिलसिला बताया जाएगा और समझाया जाएगा कि कैसे ये सारे काम एक साथ जुड़ते हैं। इसी के साथ ये भी बताया जाएगा कि आखिर क्यों गैलीलियो ने अपनी आखिरी किताब लिखना जरूरी समझा और ये किताब उनके पूरे जीवन के काम का नतीजा थी। इसमें उनकी सोच, उनका गणित और उनका तरीका सब पर रोशनी डाली जाएगी। आखिर में गैलीलियो और चर्च के रिश्ते और उनके मुकदमे की भी थोड़ी चर्चा की जाएगी। गैलीलियो हमेशा ये जानने की कोशिश करते रहे कि प्रकृति के बारे में सही सोच क्या होनी चाहिए और हमें इसे कैसे समझना चाहिए। जब वे पादुआ छोड़कर फ्लोरेंस गए तो उन्होंने सिर्फ गणितज्ञ ही नहीं बल्कि फिलॉसफर भी कहलाने की इच्छा जाहिर की थी। ये बस नाम के लिए नहीं था, बल्कि गैलीलियो के इरादे और सोच का हिस्सा था। उन्होंने पुराने जमाने के सोच को बदलकर नया तरीका लाने की कोशिश की। गैलीलियो के समय तक प्रकृति को समझने के लिए अरस्तू की बातें मानी जाती थी, जिसमें 4 चीजें धरती, पानी, हवा और आग मानी जाती थी और इनके अपने अपने गुण होते थे। गैलीलियो ने इन सब को बदलकर बस एक ही बात कही कि हर चीज सिर्फ एक ही चीज से बनी है, जिसे हम साधारण रूप में पदार्थ या मैटर कह सकते हैं। इसके गुण और हरकत को उन्होंने गणित से समझाया, जैसे तराजू, रैंप, लीवर और पेंडुलम के उदाहरण से। यही तरीका आगे चलकर विज्ञान का नया रास्ता बना। गैलीलियो ने अपने काम के जरिए हमेशा ये कोशिश की कि सब कुछ एक ही तरह से समझाया जा सके और पूरी दुनिया की चीजों का एक ही नियम हो। शायद उन्हें खुद भी अपने इस बड़े मकसद का एहसास
तब हुआ जब उन्होंने अपनी आखिरी किताब लिखी। उन्होंने बहुत पहले से ही पदार्थ के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन जब तक उनके पास सबूत और पक्की बातें नहीं थीं, तब तक उन्होंने ये नया विचार सामने नहीं रखा। उनका ये उनिफिद मात्तर थ्योरी तभी पूरी तरह आई जब उन्होंने धरती के घूमने के सिद्धांत को समझाया। गैलीलियो ने अरस्तु के सिद्धांतों की आलोचना अपने पहले लिखे गए काम में शुरू कर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 चीजों की जगह असली वजह सिर्फ वजन है। अरस्तु के मुताबिक कुछ चीजें भारी होती हैं और नीचे जाती हैं, तो कुछ हल्की होती हैं और ऊपर जाती हैं। लेकिन गैलीलियो का मानना था कि असली वजह सिर्फ हैवीनेस यानी वजन है। हल्की चीजें ऊपर इसलिए जाती हैं क्योंकि भारी चीजें नीचे आती हैं और उन्हें ऊपर की ओर धकेलती हैं। इसलिए गैलीलियो ने बताया कि धरती पर चीजों की हरकत की असली वजह उनका वजन है। गैलीलियो के सामने ये सवाल आया कि आखिर वजन है क्या और इसे कैसे समझाया जाए। उन्होंने बताया कि तराजू के दोनों पल्लों की मदद से हम चीजों के वजन को समझ सकते हैं। इसमें एक तरफ रखा सामान दूसरी तरफ रखे वजन के बराबर होना चाहिए। पानी में तैरती चीजों के मामले में उन्होंने कहा कि असली वजन वही है जो चीज का वजन पानी के वजन से कम। लेकिन जल्दी ही उन्हें लगा कि ये तरीका पूरी तरह सही नहीं है और इससे हर चीज का वजन समझना मुश्किल है। अलग अलग चीजों के वजन को एक ही पैमाने से मापना आसान नहीं था। इसी वजह से उन्होंने अपनी शुरुआती किताब को कभी छपवाया नहीं, क्योंकि उसमें वजन को लेकर पूरी तरह साफ जवाब नहीं था। कुछ समय बाद गैलीलियो ने एक और तरीका अपनाया, जिसमें उन्होंने मोमेंटो नाम का एक आइडिया बताया जो किसी चीज की ताकत को दिखाता है। ये ताकत चीज के वजन या उसकी गहराई से जुड़ी थी, लेकिन अलग अलग चीजों के वजन को सही सही मापने का तरीका उनके पास नहीं था। वे बार बार कोशिश करते रहे कि हर चीज के वजन को एक ही पैमाने से मापा जा सके। वे रैंप पर चीजों के फिसलने और उनके तेज होने पर भी ध्यान देते रहे, लेकिन वजन और मूवमेंट को सही सही समझने का तरीका उन्हें नहीं मिल पाया। इसी दौरान गैलीलियो ने देखा कि जब कोई चीज ऊपर से गिरती है तो उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। उन्हें धीरे धीरे ये समझ आया कि गिरती चीजों की गति को सही तरीके से मापने के लिए समय सबसे जरूरी है। उन्होंने पेंडुलम, रैंप और गोले के गिरने जैसी चीजों पर काम किया और ये समझने की कोशिश की कि ऊंचाई, वजन और समय के बीच क्या रिश्ता है। कई साल तक वे इसी कोशिश में लगे रहे कि गिरती चीजों की ताकत, ऊंचाई और रफ्तार के बीच क्या तालमेल है, लेकिन पूरी तरह से वजन, ऊंचाई और ताकत के बीच का रिश्ता उन्हें नहीं मिल पाया। तराजू जैसे यंत्र स्थिर रहते हैं, इसलिए उनके जरिए चीजों की गति को समझना मुश्किल था। गैलीलियो के लिए ये भी चुनौती थी कि किसी चीज के गिरने या टकराने पर कितना असर होता है, इसे भी सही से समझा जाए। वे अपनी पूरी जिंदगी इस सवाल पर काम करते रहे कि वजन, ऊंचाई और टक्कर की ताकत का आपस में क्या रिश्ता है। अपनी आखिरी किताब छपने तक भी वे इस पर मेहनत करते रहे और इसी बारे में और भी गहराई से सोचते रहे। यही सोच आगे चलकर विज्ञान में चीजों की गति और ताकत को समझने का आधार बनी। गैलीलियो ने सन 1603 से 9 के बीच रैंप और पेंडुलम पर कई तरह के प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्हें ये समझ आया कि जब चीजें गिरती हैं या चलती हैं तो उनमें तेजी आती है और इसमें समय का बहुत बड़ा रोल है। पेंडुलम के साथ उन्होंने देखा कि उसके हिलने का समय सिर्फ डोरी की लंबाई पर निर्भर करता है, वजन पर नहीं। इससे गैलीलियो को ये लगा कि गति को समझने में समय भी उतना ही जरूरी है जितना वजन। गैलीलियो ने यह भी खोजा कि जब कोई चीज बिना किसी रुकावट के गिरती है तो वह दूरी समय के वर्ग के हिसाब से तय करती है। यानी अगर समय 2 गुना हो जाए तो दूरी 4 गुना हो जाएगी। यह बात गैलीलियो ने अपने रैंप वाले प्रयोगों से जानी थी। शुरू में उन्होंने दूरी और रफ्तार के बीच का संबंध समझने की कोशिश की, लेकिन बाद में सही पाया
कि असली फर्क समय में है। हालांकि उन्होंने इस खोज को अपनी किताब में काफी बाद में लिखा। फिर जब गैलीलियो ने दूरबीन से आसमान देखा तो उन्हें बहुत कुछ नया पता चला। उन्होंने देखा कि चांद पर भी पहाड़ हैं, जैसे धरती पर होते हैं। उन्होंने बृहस्पति के 4 चांद भी देखे, जिससे उन्हें लगा कि धरती अकेला ग्रह नहीं है जिसके चांद हैं। इससे गैलीलियो को विश्वास हुआ कि धरती और आसमान में कोई बड़ा फर्क नहीं है, सब जगह एक जैसी चीजें हैं। इसका मतलब हुआ कि सब पर एक जैसे नियम चलते हैं। इसके बाद गैलीलियो ने सूरज पर धब्बे देखे और देखा कि सूरज भी घूमता है। उन्होंने देखा कि शुक्र भी चांद की तरह अपने पूरे रूप बदलता है, जिससे साफ हुआ कि शुक्र सूरज के चारों ओर घूमता है और धरती भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती। इससे पुराने समय के ग्रहों की व्यवस्था गलत साबित हुई। कुछ साल बाद गैलीलियो ने धूमकेतुओं के बारे में एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने गलती से कहा कि वे चांद के नीचे खींचे हैं, जबकि असल में वे उससे भी ऊपर होते हैं। इसके बावजूद गैलीलियो का असली ध्यान इसी पर था कि सभी चीजों की गति के एक जैसे नियम होने चाहिए। गैलीलियो बाकियों से अलग थे क्योंकि वे अपने सिद्धांतों को सिर्फ गणना के लिए नहीं, बल्कि असल में सच मानते थे। उन्हें मानना था कि धरती, सूरज और बाकी ग्रहों की असली चाल को भी इन्हीं नियमों से समझा जा सकता है। इसके लिए उन्हें चीजों की असली चाल और नियमों की खोज करनी थी, ताकि ये बताया जा सके कि सूरज के चारों ओर घूमती धरती और बाकी चीजों पर कौन कौन से नियम चलते हैं। गैलीलियो ने 2 नए नियम बताए। पहले नियम के हिसाब से उन्होंने कहा कि हर चीज का स्वाभाविक रास्ता गोलाकार होता है, यानी चीजें बिना धीमी या तेज हुए गोल गोल घूमती। दूसरे नियम में उन्होंने बताया कि अगर कोई चीज लगातार एक ही गति से चल रही है और हम भी उसी के साथ चल रहे हैं, तो हमें उसकी गति महसूस नहीं होती। सिर्फ वही गति दिखती है जिसमें फर्क हो। इन नियमों की सबसे बड़ी जरूरत गैलीलियो को इसलिए पड़ी क्योंकि वे ये साबित करना चाहते थे कि पूरी दुनिया की चीजों के लिए एक ही तरह के नियम चलते हैं। इन नियमों का असर ये हुआ कि धरती के घूमने का जो सिद्धांत है, उसे सीधे सीधे देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। धरती और उस पर हर चीज हर दिन एक बार घूमती है, लेकिन क्योंकि हम सब भी उसी के साथ घूम रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं दिखता। सिर्फ जब कोई चीज अलग दिशा में जाती है, जैसे गिरती या ऊपर उठती है, तभी हमें उसकी हरकत दिखती है। इसलिए गैलीलियो ने ये साबित कर दिया कि सिर्फ धरती के घूमने या ना घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसके साथ ही घूम रहे होते हैं। इसके बाद गैलीलियो ने अपने तर्कों से कोपरनिकस के विचारों का समर्थन किया। उन्होंने ग्रहों के घूमने की जो व्यवस्था बताई, वो ठीक वैसे ही थी जैसी कोपरनिकस ने कही थी। उन्होंने ज्वार भाटे का भी उदाहरण दिया और कहा कि ये धरती के घूमने और सूरज के चारों ओर घूमने की वजह से होते हैं। गैलीलियो ने कई बार गोल गति की बात की, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि कभी कभी चीजें सीधी रेखा में भी चलती हैं। जैसे जब कोई पत्थर गोल गोल घुमाने के बाद छोड़ते हैं तो वो सीधी लाइन में चला जाता है। पानी के मामले में भी उन्होंने बताया कि उसमें आगे बढ़ने की ताकत होती है, जो उसे एक तरफ टकराने के बाद दूसरी तरफ ले जाती है। गैलीलियो ने पानी पर और उसमें तैरती चीजों पर भी काफी गहराई से काम किया और बताया कि इसे भी गणित के नियमों से समझा जा सकता। आखिर में गैलीलियो की सबसे खास किताब छपी, जिसमें उन्होंने 2 नई साइंस की बातें की। दूसरी साइंस में उन्होंने गति के नियम बताए, लेकिन पहली साइंस में उन्होंने सबसे जरूरी बात समझाई कि कैसे हर चीज को गणित के हिसाब से समझा जा सकता है। गैलीलियो का मानना था कि जब तक हम ये नहीं दिखा सकते कि हर चीज की असलियत गणित से बताई जा सकती है, तब तक हम उसके नियम नहीं बना सकते। उनके मुताबिक विज्ञान की असली पहचान यही है कि हर बात को गणित और तर्क के साथ समझाया जाए। यही उनका नया तरीका था, जिसे वे मैकेनिक्स कहते थे। गैलीलियो ने सबसे पहले यह समझाने की कोशिश की कि चीजें टूटती क्यों हैं
और इसे गणित के जरिए कैसे समझाया जा सकता। इसके लिए उन्होंने बताया कि चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर और गणित से समझकर ही हम असली वजह जान सकते हैं। उन्होंने माना कि असली पदार्थ अनगिनत छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना है, जिन्हें हम गणित में समझ सकते हैं। इससे वे चीजों की घनता, उनके आपस में चिपकने और टूटने की वजहें भी समझा पाए। उन्होंने तराजू और लीवर जैसे आसान यंत्रों का सहारा लेकर यह दिखाया कि कैसे चीजों की मजबूती और टूटने की ताकत को भी गणित से बताया जा सकता है। इसी दौरान गैलीलियो ने बताया कि कोई भी चीज जब गिरती है तो उसका वजन चाहे जितना हो, वो एक ही गति से गिरती है, अगर हवा या कोई रुकावट ना हो। उन्होंने पुराने समय के इस सोच को गलत साबित किया कि भारी चीजें जल्दी गिरती हैं। उन्होंने एक आसान सा तर्क दिया कि अगर दो अलग अलग वजन की चीजें एक साथ गिरें और उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनका गिरना पुराने सिद्धांत के हिसाब से उल्टा हो जाता है, यानी उसमें गड़बड़ है। इससे साबित हो गया कि गिरने की गति में वजन का फर्क नहीं पड़ता। अपनी दूसरी नई साइंस में गैलीलियो ने बताया कि हर चीज की गति और उसके नियम कैसे होते हैं। इसमें उन्होंने समय और तेजी, एक्सेलरेशन को सबसे जरूरी बताया। उन्होंने खुलकर गिरती चीजों के नियम, गोले के रास्ते और बाकी कई बातें समझाई जो आज की भौतिकी की नींव बन गईं। गैलीलियो अपनी 5वीं किताब में ये भी समझाना चाहते थे कि जब कोई चीज टकराती है तो उसकी ताकत कैसे काम करती है, लेकिन वे इसका पूरा गणित नहीं समझा सके। बाद में दूसरे वैज्ञानिकों ने इस पर और काम किया और इसे और बेहतर समझाया। गैलीलियो ने अपने जीवन में नई साइंस की नींव रखी, जिसमें हर चीज को एक जैसी मानकर गणित के नियमों से समझाया गया। उन्होंने पुराने यंत्रों की मदद से लेकिन नए नजरिए से समय और तेजी जैसे नए सिद्धांत जोड़ दिए। गैलीलियो के काम की वजह से ही पदार्थ को एक जैसा और एक ही नियम से चलने वाला मानना शुरू हुआ और आगे की साइंस ने भी इसी सोच को अपनाया। गैलीलियो की कहानी चर्च के साथ उनके विवाद के बिना पूरी नहीं हो सकती। जब उनकी किताब छपी और चर्च को उसकी बातों पर आपत्ति हुई तो गैलीलियो को रोम बुलाया गया। वे बीमार थे, लेकिन फिर भी लंबा सफर तय करके रोम पहुंचे। उन्हें कई बार सवाल जवाब के लिए बुलाया गया। आखिरकार एक दिन उन्हें चर्च में घुटनों के बल बैठकर अपनी बातों को गलत मानने के लिए मजबूर किया गया। उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने यह कहा और माना कि सूरज सौरमंडल के बीच में है और धरती उसके चारों ओर घूमती है, जबकि चर्च का कहना था कि धरती ही सबका केंद्र है। गैलीलियो को औपचारिक रूप से जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया। पहले वे एक पादरी के घर में रहे, फिर अपने घर चले गए। जब उन्होंने अपनी आखिरी किताब पूरी की तो वह इटली के बाहर छपवानी पड़ी। उन्हें हैरानी भी हुई कि उनकी किताब छप कैसे गई। इन सब मामलों की बातें आज तक चलती रहती हैं और हर बार कुछ नया सामने आता है। असल विवाद यही था कि गैलीलियो ने कोपरनिकस के विचारों का समर्थन किया था कि सूरज सबके बीच में है और धरती घूमती है। चर्च ने इस विचार को गलत बताया था और गैलीलियो पर आरोप भी इसी वजह से लगे। उस समय चर्च ने कोपरनिकस की किताब पर भी रोक लगा दी थी और किताब को ठीक किए बिना पढ़ने की मनाही कर दी थी। गैलीलियो की अपनी हालत भी अजीब थी। जब चर्च ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी तब शायद खुद गैलीलियो को भी इसका अंदाजा नहीं था। उन पर यह भी आरोप लगे कि वे बार बार एक ही बात कह रहे हैं जो चर्च के नियम के खिलाफ थी। गैलीलियो के खिलाफ ये फैसला उनके पुराने रिश्तों और उस समय की राजनीति से भी प्रभावित था। उस दौर में कई बड़े बदलाव हो रहे थे जिनका असर इस मामले पर पड़ा। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि गैलीलियो पर असल आरोप कुछ और थे, लेकिन इस बात को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। गैलीलियो की ये पूरी कहानी बताती है कि सच बोलने और नए रास्ते पर चलने में कितनी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनकी मेहनत और सोच ने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। कोपरनिकस के खिलाफ जो सजा दी गई
उसकी असल वजहें समझना और भी मुश्किल है। गैलीलियो ने ये सवाल पहले भी उठाया था जब उन्होंने अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने समझाया कि सच दो तरह का होता है, एक धार्मिक किताबों से और दूसरा कुदरत को देखकर। दोनों ही ईश्वर की मर्जी से हैं, इसलिए उनमें टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन इन दोनों को समझने के लिए सही तरीके से समझाना और सोचने की जरूरत होती है। धार्मिक किताबें आम लोगों के लिए लिखी गई थीं, इसलिए उन्हें उनके हिसाब से समझाना पड़ता है, जबकि कुदरत को समझने के लिए वैज्ञानिक सोच जरूरी है। दोनों में तालमेल होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इनकी बातें अलग भी लग सकती हैं और ऐसे में सोच को बदलना पड़ता है। गैलीलियो के जमाने में भी और उसके बाद भी इसी बात पर बहस होती रही कि असली सच क्या है और कैसे जाना जा सकता है। कुछ लोग मानते थे कि ग्रहों की चलने की थ्योरी सिर्फ हिसाब किताब के लिए है, असलियत में नहीं। इस सोच के हिसाब से इन सिद्धांतों को सच साबित करने की कोई जरूरत नहीं थी, बस गणना में मदद करनी चाहिए थी। वहीं गैलीलियो का मानना था कि उसकी थ्योरी सच में वैसी ही है जैसी धरती और बाकी ग्रह चलते हैं। उन्होंने कोपरनिकस की थ्योरी को थोड़ा आसान करके और असली चीजों को ध्यान में रखकर समझाया था, ताकि सभी को समझ आ सके। बहस का एक और मुद्दा यह था कि आखिर किसी भी विज्ञान की बात को सच साबित करने का तरीका क्या है। गैलीलियो को भरोसा था कि उनके पास धरती के घूमने का पक्का सबूत है। उन्होंने ज्वार भाटे के बारे में लिखा था कि वे धरती के घूमने से होते हैं। गैलीलियो ने जब अपनी थ्योरी को लेकर लिखा, तब कोपरनिकस की सोच पर काफी सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने तर्कों से यह साबित करने की कोशिश की कि धरती घूमती है और उसकी वजह से ही ज्वार भाटे आते हैं। गैलीलियो की सोच यही थी कि धर्म और विज्ञान दोनों में तालमेल हो सकता है, लेकिन सच को समझने के लिए दिमाग खोलकर सोचना जरूरी है। गैलीलियो ने सबसे पहले ज्वार भाटे के कारणों को सिर्फ साधारण और समझ में आने वाले कारणों तक सीमित कर दिया। उन्होंने यह नहीं माना कि चांद की वजह से ज्वार भाटे होते हैं, क्योंकि चांद का समंदर से कोई सीधा संबंध नहीं दिखता था। उनके हिसाब से अगर ऐसा मान लिया जाए तो वो किसी जादू या रहस्यमयी ताकत की तरह होता। इसलिए गैलीलियो ने सोचा कि धरती के घूमने और उसके सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने से ही ज्वार भाटे आते हैं। जैसे धरती घूमती है तो उसका अलग अलग हिस्सा कभी तेज कभी धीमा चलता है और समुद्र की लहरें इसी वजह से आगे पीछे होती। गैलीलियो ने यह भी बताया कि हर जगह ज्वार भाटे अलग अलग होते हैं, क्योंकि समुद्र की शक्ल और गहराई हर जगह अलग। भले ही उनका तर्क बाद में गलत साबित हुआ, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत दमदार और तार्किक बात थी। इसी वजह से गैलीलियो को लगा कि उनके पास धरती के घूमने का सबूत है, लेकिन उनके समय के कुछ लोग उनकी बातों से सहमत नहीं। उनका कहना था कि सिर्फ ऐसे कारणों को मानना ठीक नहीं है जिन्हें हम समझ सकें, क्योंकि कई बार प्रकृति में चीजें बहुत अलग तरीके से भी हो सकती हैं। गैलीलियो की बातों में भी कुछ कमियां थीं, जैसे उन्होंने ज्वार भाटे के बारे में हर बात सही सही नहीं बताई। कुछ बातें उनके सिद्धांत से मेल नहीं खाती थीं, जैसे ज्वार भाटे का 6-6 घंटे में बदलना, जबकि धरती का घूमना 12 घंटे में असर डालता है। इसके अलावा गैलीलियो का तर्क सीधे सीधे ये भी साबित नहीं करता था कि सूरज सबके बीच में है या ग्रहों की असली जगह क्या है। इसलिए ये तर्क पूरी तरह पक्का सबूत नहीं था, लेकिन उनके लिए ये काफी था। गैलीलियो को लगता था कि दूरबीन से जो नई बातें पता चली, जैसे शुक्र के अलग अलग रूप दिखना या धरती के घूमने को लेकर जो नई बातें सामने आई, वो सब मिलाकर उनके पास मजबूत तर्क हैं। लेकिन लोगों को असली यकीन तभी हुआ जब गैलीलियो के बाद विज्ञान की सोच और नियम बदल गए। गैलीलियो ने ही ये रास्ता खोला कि अब सच जानने के लिए नई सोच, तर्क और वैज्ञानिक तरीका जरूरी है। उनके बाद ही लोग ऐसे सबूतों को मानने लगे। गैलीलियो की वजह से ही विज्ञान की दुनिया में सच को समझने के तरीके बदल गए।